हेलो गाइस, मैं जितेंद्र तिवारी एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम पुलिस पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं पिछले 10 दिन से, और इसमें हमने 4 टॉपिक करवा दिए हैं और आज हम इतिहास में 5वां टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वैदिक पीरियड या वैदिक एज या वैदिक कल्चर, वैदिक काल, वैदिक युग या वैदिक संस्कृति। ओके, तो आप जानते होंगे कि वेदों की रचना आर्यों ने करी और इन्हीं आर्यों के समय को हम वैदिक काल, वैदिक युग या वैदिक संस्कृति के रूप में पढ़ेंगे, जानेंगे। अब एक बड़ा प्रश्न बनता है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है कि ये आर्य कौन है, आर्य कौन है ना। कहीं दयानंद सरस्वती जो थे वो तो आर्य नहीं है, या जो आर्य समाजी लोग हैं क्या वही आर्य हैं? ऐसे कई आर्य समाजी लोगों को आपने देखा सुना होगा, या आर्य समाज के मंदिर सुने होंगे आपने, है ना। तो ऐसी कई भ्रांतियां हैं, उस भ्रांति को आज तक कोई क्लियर नहीं कर पाया है कि आर्य कौन है, आर्य कहाँ से आए और आर्य कहाँ के रहने वाले थे। ओके, तो इस पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस पर हम आप नहीं, सारे इतिहासकार खुद कंफ्यूज हैं। तो जो खुद कंफ्यूज है वो हमें क्या बताएंगे, है ना। तो आप जानते हैं जो इतिहास होता है वो फैक्ट पर निर्भर करता है, फैक्ट पर डिपेंड होता है। देन आफ्टर उसको तर्कों की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है और देन कंक्लूजन या निष्कर्ष निकलता है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आर्य मूल रूप से निवासी थे या आर्य भारत में आए, ए तिब्बत, बी भारत, सी मध्य एशिया, डी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश से, तो आपको क्या लगाना होगा? मध्य एशिया। क्योंकि याद रखना, मैक्स मूलर का जो सिद्धांत है, मैक्स मूलर का जो विचार है, उस पर अधिकतर इतिहासकार सहमत हैं। तो जिस पर अधिकतर इतिहासकार सहमत होंगे वही सिद्धांत ज्यादा जेन्युइन माना जाएगा, वही ज्यादा नजदीक माना जाएगा। तो याद रखना, आर्यों का निवास स्थान कहाँ था? तो मध्य एशिया, ठीक। और ये कहाँ आए? इंडिया आए, है ना। सप्त सिंधु प्रदेश को आर्यों का निवास स्थान बताया गया है भारत में, ठीक ना। तो आगे हम पढ़ेंगे भी कि आर्यों की पवित्र नदी कौन थी, फेमस रिवर कौन थी। तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग बता देते हैं गंगा, जमुना, सरस्वती, और आपको क्या बताना है? सिंधु नदी। तो याद रखना, इंडस रिवर जो थी, सिंधु नदी जो थी, वो आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी। पॉइंट शुड बी नोटेड। अगर आपसे पूछ ले कि वैदिक काल, वैदिक युग, वैदिक संस्कृति की सबसे पवित्र नदी, तब सिंधु नदी नहीं बताना आपको, इंडस रिवर नहीं बताना, बल्कि आपको क्या बताना है? सरस्वती नदी, है ना। सरस्वती नदी का जिक्र हमें प्राचीन काल या वैदिक काल में मिलता है। सरस्वती नदी आज का जो हरियाणा, राजस्थान है, यहाँ पर ये नदी विद्यमान थी, अब तो विलुप्त हो गई है ना। तो हुआ क्लियर। तो आर्यों की पवित्र नदी, तो आपको क्या बताना है? तुरंत आपके मन में जाना चाहिए सिंधु नदी, इंडस रिवर। लेकिन वैदिक काल की पवित्र नदी, तो याद रखना, पवित्र नदी वैदिक काल की कौन होगी? सरस्वती। तो ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि वेदों में या ऋग्वेद में स्पेशली गंगा का भी जिक्र है, यमुना का भी जिक्र है, सरस्वती का भी जिक्र है, सिंधु नदी का भी जिक्र है, ठीक। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गंगा कितनी बार आया है, तो गंगा शब्द 1 बार आया है और जमुना शब्द या यमुना शब्द 3 बार आया है। ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक ना। तो 4 नदी के बारे में हो गया है ना, सिंधु नदी, सरस्वती नदी, गंगा और जमुना या यमुना से भी संबंधित जो प्रश्न है वो भी मैंने आपको करवा दिया, ठीक। तो याद रखना, आर्यों के समय को हम भारत में वैदिक काल के नाम से जानते हैं। आपने ये भी सुना होगा दशराग युद्ध, दशराग बैटल। तो याद रखना, 10 राजाओं का युद्ध, ठीक, 10 राजाओं का युद्ध क्या कहलाएगा? दशराग युद्ध बैटल। तो इस दशराग युद्ध में क्या हुआ था? भरत वंश की विजय हुई थी, भरत वंश जीता था, ठीक ना। भरत, वही भरत जिनके नाम पे माना जाता है कि भारत का नाम भारतवर्ष या भारत पड़ा, ठीक। तो भरत वंश की विजय हुई थी, किसमें?
तो दशराग्य युद्ध या दासराग्य युद्ध में। ये प्रश्न कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ एग्जाम्स में पूछा भी गया है, जो टॉप एग्जाम्स होते हैं स्टेट पीसीएस या फिर पीजीटी, टीजीटी या फिर सिविल सर्विसेज में। ओके, तो अब आर्य को इतना याद रखना है कि मैक्स मूलर का जो सिद्धांत है, मैक्स मूलर ने जो परिभाषित किया कि आर्य मध्य एशिया से आए, यही ज्यादा ऑथेंटिक, यही ज्यादा जेन्युइन है। ठीक, तो हमने क्या देखा, कुछ बेसिक प्रश्न देखे आर्यों से संबंधित। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। तो आप देख रहे होंगे बोर्ड पर कि वैदिक काल 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी का समय, 600 ईसा पूर्व तक का समय वैदिक काल, वैदिक युग या वैदिक संस्कृति के अंतर्गत आता है। इसको दो फेज में बांटा गया है, इसके दो चरण हैं। एक है आपका ऋग्वैदिक पीरियड, क्या है ऋग्वैदिक पीरियड, और एक क्या है लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग्वैदिक काल है उसका समय 1500 बीसी से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है, और लेटर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में है। ठीक, वेदों की संख्या 4 है। सबसे पहले या सबसे प्राचीन वेद की रचना हुई तो आप जानते होंगे ऋग्वेद। सबसे बाद में किस वेद की रचना हुई या अंतिम वेद कौन है, तो अथर्ववेद है। 4 वेद हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा वेद वेद त्रयी ठीक में शामिल नहीं है, वेद त्रयी मतलब 3 वेद, ठीक, तो उसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है, उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद शामिल है, वेद त्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं है। ठीक, अथर्ववेद की रचना बाद में होती है, सबसे बाद में। सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो याद रखना ऋग्वेद। तो ऋग्वैदिक काल में हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे, ऋग्वेद से संबंधित घटनाएं पढ़ेंगे, जबकि उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में रेस्ट जो 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनसे संबंधित हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, इनसे संबंधित हम प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो याद रखना ऋग्वेद के 10वें मंडल से हमें वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ठीक, वर्ण व्यवस्था, तो हमारा जो समाज था, ऋग्वैदिक जो सोसाइटी थी, वो 4 वर्णों में विभाजित थी, 4 वर्गों में विभाजित थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो आप याद रखना, ये पूछा गया प्रश्न है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो माना जाता है कि आदि महामानव या फिर ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। ठीक, ब्राह्मण कहां से निकले, ब्रह्मा जी के मुख से, और भुजाओं से किसकी उत्पत्ति हुई, क्षत्रिय, राजपूत की उत्पत्ति हुई, क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई। पेट नहीं बन पाया है, फीलिंग समझना, भावनाओं को समझना है। पेट से किसकी उत्पत्ति हुई, तो बनिया, वैश्य की उत्पत्ति हुई, और पैरों से कौन निकला, तो शूद्र की उत्पत्ति हुई। ओके, हुआ क्लियर। तो ये हमारी वर्ण व्यवस्था थी वैदिक काल में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्गों में विभाजित थी। तो ब्राह्मण मुख से निकले, ये समाज में सर्वोच्च थे, और पैरों से निकले शूद्र, ये इनका स्तर सबसे निम्न था, और कहीं ना कहीं इनको बहुत ज्यादा इनका शोषण होता था, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में थे शूद्र वर्ग, और एकदम जो निम्न काम थे ये शूद्र वर्ग को दिए गए थे। ठीक, आगे हम बताएंगे मेडिवल हिस्ट्री में, मध्यकाल में, कि जब मोहम्मदन इन्वेशन होगा, अरब इन्वेशन होगा, भारत पर मुस्लिम अटैक करेंगे, अरबों का आक्रमण होगा, तो बड़े पैमाने पर शूद्र वर्ग के लोग इस्लाम स्वीकार करने लगेंगे। ठीक ना, कारण कि हिंदू होने के बावजूद शूद्रों को या शूद्र वर्ग के लोगों को बहुत सारी यातनाएं, बहुत ज्यादा समस्याएं झेलनी पड़ रही थी। जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में रीति रिवाज थे, पूजा पाठ थे, उसमें तो हिंदू होने के बावजूद भी हिंदू जैसी अनुभूति, फीलिंग्स नहीं कर पा रहे थे, ये इनको नहीं मिल पा रही थी फीलिंग्स। यही कारण था कि इन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम स्वीकार कर लिया। आगे चल के आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कि बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी अपने समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं। तो बौद्ध धर्म भी तो हिंदू से
अलग धर्म है ना। क्यों? क्योंकि इसीलिए स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि हिंदू धर्म में जो रीति रिवाज की परंपराएं थी, जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें कहीं ना कहीं धार्मिक व्यवस्था थी, सांस्कृतिक व्यवस्था थी, उन सब में शूद्र वर्ग अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था। ठीक, तो आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री में। अभी फिलहाल ये समझना कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी है, समाज का जो वर्गीकरण किया गया था, समाज का जो बंटवारा हुआ था, वो 2 आधार थे उसके। याद रखना, ऋग वैदिक समाज जो बटा हुआ था ये कर्म के आधार पर, अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन, अकॉर्डिंग टू वर्क, जो जैसा काम करता था ना वो वही हो जाता था। जैसे मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं तो मैं पंडित ब्राह्मण माना जाता, कोई सेना में है तो वो क्षत्रिय माना जाता, कोई किराने परचून की दुकान कर रहा है, व्यापार कर रहा है, बनिया माना जाता, जो नाली नूली गटर साफ कर रहा है, हाँ मजदूरी कर रहा है, वो क्या कर माना जाता? शूद्र माना जाता। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू वर्क, कर्म के आधार पर समाज बटा था। आगे चल के हम देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड में यही क्या हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था का आधार, वर्ग का आधार क्या हो जाएगा? कर्म की बजाय जन्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जन्म, अकॉर्डिंग टू बर्थ। हम आप आज जो हैं वो हम भी बटे हुए हैं कहीं न कहीं अनेक जातियों में, और जातियों में भी कई सारी सब कास्ट हैं, उपजातियां हैं, तो हमें जन्म के आधार पर जातियां मिलती हैं ना, है ना। हमारे पिताजी जिस कास्ट के होंगे वही जाति हमें मिल जाती है। तो वही उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था आज भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रही है, और उसी आधार पर हमें हमारा टाइटल बनता है और हमारे साथ हमारी जाति लग जाती है ना। हुआ क्लियर? तो जन्म के आधार पर ऋग्वैदिक समाज बटा, कर्म के आधार पर 4 वर्गों में बटा था। यही वर्ग हम वर्ग व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था हमें उत्तर वैदिक काल में भी मिलेगी, लेकिन इसका आधार क्या हो जाएगा? जन्म हो जाएगा। ठीक ना। ऋग्वैदिक सबसे प्राचीन वेद है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, ऋग्वैदिक जो कालीन जो समाज था, ऋग्वैदिक कालीन जो संस्कृति थी, इसमें संस्कृति में, समाज में संस्कृत का बड़ा महत्व था। ठीक ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे वैदिक काल, ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक दोनों, मतलब पूरे वैदिक काल की भाषा क्या थी, तो याद रखना संस्कृत थी। ठीक, संस्कृत। तो जो आगे चल के वेद हम पढ़ेंगे, है ना, अभी पढ़ भी रहे वेद, फिर उपनिषद, उपवेद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांग, खंड या हिंदू दर्शन, ये सब हम देखेंगे। पुराण सब संस्कृत में ही लिखे जाएंगे, है ना। तो संस्कृत वैदिक काल की प्रमुख भाषा थी। तो याद रखना, ऋग्वेद में अगर हम देखें तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। इंग्लिश में भी मंडल ही बोलेंगे, भाग टाइप में। 1028 क्या है? सूक्त हैं। इंग्लिश में भी सूक्त ही लिखेंगे। और लगभग 10,500 प्लस, मतलब 10,500 से ज्यादा क्या है? मंत्र हैं या फिर ऋचाएं हैं। ठीक, प्रार्थनाएं हैं, ऋचाएं या प्रार्थनाएं। ठीक, याद रहेगा। तो 1028 क्या है? ऋचाएं, प्रार्थनाएं या मंत्र हैं। 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। इसमें भी याद रखना 2 से लेकर 7 मंडल सबसे प्राचीन मंडल है, और 1 और 9 मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। सॉरी, 1 और 10 मंडल प्रथम और 10 मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। मतलब 1, 9 और 10 ये बाद में जोड़े गए। सबसे बाद में 1 और 10 जोड़ा गया, उसके पहले 9 जुड़ा था। ठीक, 2 और 7 मंडल, 2 से लेकर 7 मंडल सबसे प्राचीन मंडल है। ऋग्वेद में हमें इंद्र के बारे में हम पढ़ेंगे। एक्चुअली ऋग्वैदिक जो प्रमुख देवता थे, या कहें कि पूरे वैदिक काल में ही प्रमुख देवता की बात करी जाए तो इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सोम, प्रजापति, ये सब क्या थे? प्रमुख देवता थे वैदिक काल में। लेकिन ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक पीरियड में सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। कौन थे? इंद्र। कई बार पूछा गया है, इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे, ये याद रखना। और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति,
प्रजापति प्रमुख देवता थे, और ऋग्वैदिक काल में इंद्र भगवान सुना होगा ना, इंद्र प्रमुख देवता थे ऋग्वैदिक काल में, और प्रजापति उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता थे। ठीक, ऋग्वेद में इंद्र शब्द 250 बार आया है। अग्नि शब्द नंबर 2 के देवता थे, अग्नि शब्द 200 बार आया है, और गंगा 1 बार आया है, और यमुना 3 बार आया है। ये गंगा यमुना वाला कॉन्सेप्ट बहुत पूछा जाता है। अब तो यूपी में टीजीटी पीजीटी के भी एग्जाम्स होने वाले हैं, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। बीजेपी गवर्नमेंट है वहां पर बाबा की, इसलिए पूछा जा सकता है गंगा यमुना शब्द कितनी बार आया है। ठीक, हुआ क्लियर? तो ये आपको क्लियर रखना है, इसमें कंफ्यूज जरा भी नहीं होना है, और कहीं भी कंफ्यूज होता है तुरंत आप कमेंट करके हमें अपने प्रश्न पूछ लें, और हम उसको उसके आंसर्स बताएंगे विद एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में। ठीक, और बहुत जल्दी, मतलब मुझसे टाइम मत पूछिए कि 2 दिन की 4 दिन की हफ्ता भर, अब जल्दी ही हम कभी भी लाइव आ सकते हैं, और आपको इन्फॉर्म भी किया जाएगा लाइव आने के पहले या लाइव आने के बाद, ताकि हम लगातार एक पार्टिकुलर टाइम बनाकर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या दूसरे जो विषय हैं उन पर बराबर कमांड बना सकें और उनकी बराबर जानकारी ले सकें घर बैठे। ठीक, तो लाइव सेशन में पढ़ाने का मजा ही अलग होता है। अभी मजबूरी है हमारी आपकी, हमें रिकॉर्डेड वीडियोस देखनी पड़ रही हैं, देनी पड़ रही हैं, और आप लोग सहयोग भी कर रहे हैं, है ना, व्यूज, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, शेयर के माध्यम से, और ये करते भी रहिए जब तक हम लाइव नहीं आ जाते हैं। हुआ क्लियर? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। अगर आपसे पूछे कि ऋग्वेद का उपवेद बताओ, तो आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ठीक, और फिर आएगा नंबर यजुर्वेद का उपवेद बताओ, तो याद रखना धनुर्वेद। ठीक, आपसे पूछेगा सामवेद का उपवेद बताओ, तो आपको बताना होगा गंधर्ववेद। आपसे पूछेगा अथर्ववेद का उपवेद बताओ, तो आपको बताना होगा शिल्पवेद। हुआ क्लियर? तो 4 उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद तो याद रखना आयुर्वेद, फिर यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, और अथर्ववेद का उपवेद तो याद रखना शिल्पवेद, है ना। हुआ क्लियर? ऐसे ऐसे हमें बेसिक बढ़ते रहना है। और आपसे पूछेगा कि सामवेद क्या है, तो याद रखना, यजुर्वेद क्या है, तो याद रखना यजुर्वेद में हमें मिलेगा कि यजुर्वेद एक ऐसा मात्र वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों है, प्रोज पोइट्री दोनों फॉर्म में लिखा गया है यजुर्वेद। ठीक, मोस्टली यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित वेद है। और आगे हम पढ़ेंगे इतिहास में कि यज्ञों में हम अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ऐसे बहुत सारे यज्ञों के बारे में हम पढ़ेंगे। और ऋग्वेद में भी जो मंत्र हैं, ये कई मंत्र देवी देवताओं के लिए गाए गए हैं उनकी प्रार्थना के रूप में, और कई सारे मंत्र यज्ञ के समय, पूजा पाठ के समय यूज हुए हैं, यज्ञ के समय यूज हुए हैं, प्रयोग किए गए हैं। तो गद्य पद्य दोनों में कौन है? यजुर्वेद है। सामवेद, इसको संगीत का पिता कहा जाता है। किसको? सामवेद को। तो सामवेद इज नोन एज अ फादर ऑफ म्यूजिक या इंडियन म्यूजिक, भारतीय संगीत का पिता कहते हैं सामवेद को। अथर्ववेद में क्या है? वही जादू टोना टोटका वगैरह, ठीक ना, जादू टोना टोटका वगैरह किसमें है? अथर्ववेद में है। एक प्रश्न आ चुका है और ये प्रश्न आपके लिए है, आप थोड़ा सा होमवर्क करके हमें बताना कि चिकित्सा किससे संबंधित है। मेडिसिन इज रिलेटेड टू व्हिच वेद? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी अथर्ववेद। चिकित्सा, मेडिसिन। ठीक, तो कुछ किताबों में आपको मिलेगा ऋग्वेद और कुछ में मिलेगा अथर्ववेद, तो आपको बताना है कि ऋग्वेद सही है कि अथर्ववेद सही है। ठीक, तो कमेंट जरूर करना, उसका आंसर मैं बताऊंगा। ठीक, तो ये होमवर्क है, HW है आपका, CW तो मैं करवा ही दे रहा हूं, है ना, तो HW भी जरूरी होता है। तो ये कुछ बातें रही वेदों से संबंधित, उत्तर वैदिक काल में जो घटनाएं हुई वो भी मैंने बताया, और ऋग्वैदिक काल में भी मैंने बताया। और याद रखना
अब कुछ ऐसी बातें हैं जो ऋग्वेद और ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में दोनों समय में कॉमन थी, तो वो कॉमन बातें भी मैं आपको नोट करवाने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग उपनिषद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उपनिषद पढ़ेंगे, जिसमें हम पुराण पढ़ेंगे, जिसमें हम वेदांग पढ़ेंगे, जिसमें हम हिंदू दर्शन पढ़ेंगे, ठीक, जिसमें हम आश्रम व्यवस्था के बारे में देखेंगे, जिसमें हम विवाह के प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ मैरिज जो वैदिक काल में चली आ रही थी, कौन अच्छा विवाह कौन गंदा विवाह, ये सब हम पढ़ेंगे, कॉमन जो थी दोनों ही काल में, ठीक। तो ये बेसिक बातें, ये संबंधित प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि वैदिक काल में प्रमुख नारी थी, प्रमुख महिलाएं थी, तो आपने सुना होगा विदुषी महिलाएं, विद्वान महिलाएं, जिसमें अपला या लोप मुद्रा, ठीक, घोषा, तो अपला, लोप मुद्रा, अपाला भी कोई जगह मिलता है, अपला या अपाला, लोप मुद्रा, ये सब क्या थी? विदुषी महिलाएं थी, ठीक। तो ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत बढ़िया थी, लेकिन समय के साथ उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति डाउन होने लगी और इनका डाउनफॉल होना शुरू हो गया, ठीक। आगे चल के अब हम देख पा रहे होंगे आज के समय में फिर से महिलाओं को वही स्थिति प्रदान हो रही है जो ऋग्वैदिक काल में थी, होनी भी चाहिए। पुरुष और महिला में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, पुरुषों के बराबर ही महिला को भी सम्मान मिलना चाहिए। और कोई भी एग्जाम हो तो देख लो, उसमें जो टॉपर होता है वो लड़कों के बराबर ही लड़कियां भी होती हैं। नीट का एग्जाम ले लो, है ना, तो इस बार 720 रैंकर्स टॉपर रैंक मानी गई है, जिसमें लड़का और लड़की दोनों ही 720 नंबर पे हैं। तो कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि हम लोग फिर से वही वैदिक काल की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर से महिलाओं का स्थान पुरुषों के बराबर या उनसे आगे होने जा रहा है, ठीक। तो ये पार्ट आप समझ लीजिए और कहीं भी डाउट हो तुरंत पूछिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट में कुछ कॉमन बातें बताने जा रहे हैं वैदिक काल की, उनको भी आपको समझना होगा, नोट करना पड़ेगा।